बात है, देखो सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो यहां पर अगर मैं बात कर लूं और नियर नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर लूं, चलो मैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करूं, तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस बोले तो एंगल आई ऑलमोस्ट जीरो। एंगल आई ऑलमोस्ट जीरो है, तो अगर एंगल आई ऑलमोस्ट जीरो है तो एंगल आर भी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप इन दोनों का इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं तो इनका डेल्टा एक्स कितना आएगा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, बट थिकनेस कौन सी यूज करेंगे, थिकनेस कौन सी यूज करेंगे? अगर मैं बोल दूं कि दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो आई होप यू उधर हम लोग उसको एक ऐसे पैरेलल प्लेट वाली चीज को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ जो थिकनेस होगी वो एक्स थीटा हो जाएगी। समझ आ रही है बात? यहाँ इस एक्स पर जो थिकनेस आप मान सकते हो, कितनी मान सकते हो, एक्स थीटा मान सकते हो। एक्स टैन थीटा होगी बेसिकली, थीटा मैंने स्मॉल लिख दिया तो आप इसको एक्स थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है? तो बस इस फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या डाल देना। तो बताओ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। यहां से आपको मिलेगा 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 विच इज नथिंग बट 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। कोई समस्या वाली बात है? चलिए इधर देखिए, टी कितना आ गया, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू 2 म्यू कॉस आर। ये आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आती है? चलो अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान सुनना। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस, तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम क्या करेंगे, cos r tends to 1। कॉस आर को 1 कर देंगे, तो कॉस आर को आप 1 डाल देना। कॉस आर को जब 1 डालोगे तो आपकी जो थिकनेस आएगी, दिस थिकनेस विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 म्यू। और क्या इस थिकनेस को मैं एक्स थीटा बोल सकता हूँ? तो अगर मैं यहां से थीटा हटाऊं तो थीटा को यहां लिख सकता हूं कि नहीं? तो अब बताइए ये एक्स क्या मिल रहा है मुझे, ये एक्स मिल रहा है मुझे लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। एक्स की किस किस वैल्यूज पे, एक्स क्या लिया है मैंने, ध्यान से देखो, एक्स की यहां से कितने कितने डिस्टेंसेस पर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी कि ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। एनी प्रॉब्लम? नाउ टेल मी, अगर मैं इसमें n बराबर 0 डालूं, n कहां से शुरू होगा इसमें, 1 से कि 0 से? 0 से। अगर मैं इसमें n बराबर 0 डालूं तो व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन, बाई 4 म्यू थीटा। तो दैट इज द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। n बराबर 2 डालूं, 3 लैम्डा बाई 4 म्यू थीटा, दैट इज द सेकंड ब्राइट फ्रिंज या सेकंड मैक्सिमा। सिमिलरली जैसे मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला है, क्या आप इसको डिस्ट्रक्टिव के लिए भी डिराइव कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। सिंपल, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या करेंगे, n लैम्डा की जगह 2n माइनस 1 लैम्डा। रिमेंबर दिस, जब आप 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर रहे हैं तो n की वैल्यू कहां से जाएगी, 1 से जाएगी। तो उसको ध्यान रखना। क्या मैं लिख दूं इतना, या यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपका डेल्टा एक्स आया था विच इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसमें n कहां से जाएगा, 1 से। n कहां से जाएगा, 1 से। तो यहां से क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 2n lambda by 2 n lambda 2 mu t cos r equal to n lambda 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्डा। सो फार सो गुड? yes sir बोलो भाई, सो फार सो गुड? सर चलो इधर देखो, यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा बाय 2 n लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी n lambda upon 2 mu कॉस आर इंटू थीटा। और फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस कॉस आर की जगह क्या पुट कर दोगे तुम, 1 पुट। तो x की वैल्यू आ जाएगी n लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ये x की वो लोकेशंस हो जाएंगी जहां पर क्या बन रहा होगा भाई,
Minima. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा मिल रहा होगा आपको, तो ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, तो आपको निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. ठीक है, चलो। मैथ्स पढ़ी है तुम सबने? No, sir. मैथ्स नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? Obviously पढ़ी हुई। चलो, थोड़ा सा काम, हालांकि ये काम बच्चे वैसे खुद से भी कर सकते हैं, बट चलो हम तुमसे पूछ लेते, तुम हमको बता दो। शेप ऑफ IDSE फ्रिंज। चलो इधर देखो, केस 1, स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग पॉइंट सोर्सेस। ये सिर्फ जेई मेंस में पूछा जाता है बेटा, तो जेई मेंस के लिए आप सिर्फ एक बार सोच लीजिए। क्या केस है, ध्यान से सुनना। ये एक सोर्स है S1, ये एक सोर्स है कौन सा, S2। ये दो सोर्सेज ऐसे रखे हुए हैं, तो ये लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है। तो मैंने एक स्क्रीन ऐसे रखी हुई है, देखो इमेजिन ऐसे स्क्रीन रखी हुई है। तो स्क्रीन जो है वो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं। कोई समस्या? No, sir. चलो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्रिंजेस की शेप होगी? सोचो, क्या फ्रिंजेस की शेप होगी अगर ये स्क्रीन यहां रखी है? ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा जैसा कुछ होगा इस स्क्रीन पर? सोच के बताइए। Yes, sir. क्यों That नहीं होगा? could be depending on the distance between S1 and S2. Beta, whatever the distance between N and S2, can you get any point on this screen where the paths of both the sources will be equal? नहीं। No, sir. Okay, delta x 0. ऐसा कोई भी पॉइंट हो सकता है क्या जहां डेल्टा x 0 हो? No, sir. नहीं सर। बात समझ में आती है? तो अब एक बात बता बेटा, मैथ्स पढ़े हुए बच्चों, मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर S1 से जो रे आ रही है और S2 से जो रे आ रही है, इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्विवेलेंट है। लेट अस से दिस इज दैट पॉइंट वेयर S1p minus S2p is equal to lambda. Does this correspond to the first maxima? Yeah. Yes, sir. Now use your brain, tell me इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? Sir, hyperbola. सर्कल। सर्कल होगा कि नहीं होगा? Sir. फील करो, अगर ये पॉइंट ऐसा है तो ऐसे नीचे एक पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। ऐसे करके जो पूरा सर्कल बनेगा इस स्क्रीन पर, क्या आप ये फील कर पा रहे हैं सर इसके हर पॉइंट पर S1p minus S2p लैम्डा होगा? बोलो यस और नो। कराऊं क्या फील में? पक्की बात है ये? एनी डाउट्स? कौन सी फ्रिंज हो गई है? सर्कुलर फ्रिंजेस। सेकंड मैक्सिमा के लिए और बड़ा सर्कल। सेकंड मैक्सिमा 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा का मतलब इससे और बड़ी रिंग। बड़ा सर्कल। बड़ा वाला सर्कल। फ्रिंजेस की शेप क्या बनेगी? सर्कुलर फ्रिंज। Concentric circles. सिर्फ इसको याद रख। हालांकि जो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्क्रीन पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग S1 एंड S2। यहां आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचिए। एंड ऑल्सो S1 एंड S2 मैंने कैसे सोर्सेज लिए हैं? पॉइंट सोर्सेज। चलो सोच के बताओ बच्चों, ये S1 है, ये S2 है, ये लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, और स्क्रीन हमें इसके पैरेलल रखनी है, मतलब ऐसे रखूंगा मैं स्क्रीन। Yes. So this is how the screen is placed. Tell me, कोई डाउट यहाँ तक? No. चलो सोच के बताओ, क्या कोई सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा? Yeah. मिलेगा सर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes. बिल्कुल मिलेगा। व्हाट विल द लोकस ऑफ दैट पॉइंट? Line. Sir, straight line. स्ट्रेट लाइन। line. डू यू एग्री? Horizontal. Do you agree? Horizontal. Horizontal straight line.
दिस इज द स्ट्रेट लाइन, इसके हर पॉइंट पर, मतलब यहाँ से जो वेव आ रही है और यहाँ से जो वेव आ रही है, इसके हर पॉइंट का पाथ सेम होगा। समझ आया कि नहीं आया? सर ये हो गई तुम्हारी सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? Yes, sir. दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। अब बताओ सोच के, फर्स्ट मैक्सिमा का शेप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा ना? नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा का शेप होगा हाइपरबोला। वाइसो वाइसो So same plane में you're getting the condition कि like कि the difference of the points from S1 and S2 is lambda ना, तो एग्जैक्टली। and plane भी same है दोनों का। तो ये देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट P, अगर ये पॉइंट फर्स्ट मैक्सिमा का पॉइंट है तो क्या तुम ये मानते हो कि S2P minus S1P has to be lambda? हाँ, तो इट हैज टू बी कांस्टेंट, तो तो हाइपरबोला S2P minus S1P is equal to lambda, यानी कि एक पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस का लोकस क्या होता है? हाइपरबोला। हाइपरबोला Hyperbola. होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. पढ़ा है तो कोनिक सेक्शन में। Yes, हाँ sir. सर। लेकिन एक सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमको, वो हाइपरबोला ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा? इस प्लेन में हाइपरबोला बनेगा? आप सोचो ना, ये S1 है, ये S2 है, तो वो जो हाइपरबोला बनेगा वो तो इस प्लेन में बनेगा ना? हाँ, अरे मैथ्स पढ़ी है। yes sir, Yes. हाँ हाइपरबोला विल बी इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, जबकि ये तो ऐसे रखा हुआ है। नहीं आया समझ में? हाँ सर। तो फिर सर फिर स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। क्रॉस सेक्शन शुड बी अ लाइन ऑन दिस। नहीं बेटा, सुन लो, इसलिए थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। आई होप आपको जब कोनिक सेक्शन पढ़ाया गया तो थोड़ा बहुत 3D कोनिक सेक्शन पढ़ाया गया होगा। यस? नहीं पढ़ाया गया। चलो इधर देखो, दिमाग लगाओ। ये S1P S2P, मैं यहाँ एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, यहाँ एक पॉइंट दिखा रहा हूँ P, मैं इस यहाँ नहीं दिखा रहा, तो मैं फील कराने के लिए। दिस डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस S2P minus S1P is equal to lambda. Do you agree? यस सर। तो क्या तुम ये मानते हो कि सर ये ऐसा करके एक हाइपरबोला बनेगा? बोलो यस और नो। yes sir, अब एक काम कर बेटा, एक काम कर, ध्यान सुन। इस पॉइंट को, ये S1 S2 लोकेटेड है, तो इस पॉइंट को अगर मैं 3D में घुमा दूं, तो ये जो हाइपरबोला ऐसे बन रहा है, इसको अगर तुम 3D में घुमा दोगे तो क्या एक हाइपरबोलाइड बन जाएगा? हाँ सर। नहीं आई बात समझ में? नहीं समझा। समझा। अच्छा इधर देखो, ये हाइपरबोला विजुलाइज कर पा रहे हो? Yeah. yes sir, अगर मैं इसको, जैसे ये पॉइंट जो P है, क्या ये इस प्लेन में होगा कि 360 डिग्री कहीं भी हो सकता है? 360 डिग्री कहीं भी हो सकता है। अगर इस हाइपरबोला को घुमाऊं तो क्या एक हाइपरबोलाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बनेगा सर। कैसा दिखता है हाइपरबोलाइड? एक कटोरी जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? Yes, हाँ sir. सर। अब इमेजिन कर, वो जो कटोरी बन रही होगी, अगर उस कटोरी को मैं ऐसे करके काट दूं, तो जो स्क्रीन पे उसका सेक्शन आएगा वो हाइपरबोला आएगा कि ऐसे करके नहीं आएगा? आएगा Yes, sir. सर। नहीं आया समझ में? आया sir, आया सर, आया समझ। अंडरस्टूड? सर कैसे काट रहे हैं? अरे बेटा देखो इधर, ये हाइपरबोलाइड समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, अब तुम इमेजिन करो बेटा, मेरे हाथ में एक कटोरी है, फील कर पा रहे हो? हाँ इस कटोरी को ऐसे काट दो, ऐसे करके काट दो, तो बेटा स्क्रीन पे ऐसे करके तुम्हें एक हाइपरबोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ हाँ। नहीं समझा? इफ दिस इज अ, सपोज ऐसा है, और अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके कट करूं, यहाँ पे प्लेन से, तो बताओ क्या मिलेगा इस प्लेन पर? अरे हाइपरबोला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। नहीं आ रहा समझ में? बोलो दोबारा समझाऊं? समझ गया। समझ गया। समझ गया? तो क्या होगा? फर्स्ट फ्रिंज का, फर्स्ट मैक्सिमा का लोकस क्या होगा? हाइपरबोलिक। Hyperbola. बात क्या है यहाँ पे? याद क्या रखना है? क्या याद रखेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। सेंट्रल फ्रिंज इज अ स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट मैक्सिमा हाइपरबोला। लाइन होगा कि हाइपरबोला होगा? hyperbola, बोला। हाइपरबोला, यानी कि बेटा फ्रिंज पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। 56 on 68. Somewhat like this. This is how your fringe pattern looks like. बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें? जिस हाइपरबोला की मैं बात कर रहा हूँ वो हाइपरबोला आपको फील हुआ, इमेजिन कर पाए आप 3D में? Yes, sir.
कि हमने एक हाइपरबोलॉइड बनाया, बेसिकली कटोरी बनाई, और उस कटोरी को उठा के एक परपेंडिकुलर प्लेन से क्या कर दिया, काट दिया। तो उसका जो प्रोजेक्शन आएगा उस पे वो हाइपरबोला ही आने वाला है। ठीक है सर मीन्स के लिए। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड मैक्सिमा पे उसका कर्व लेस होगा ना, हाइपरबोलिक जो कर्व होगा वो हाइपरबोला कम कर्व करेगा ना। किस पे? सेकंड मैक्सिमा में हाइपरबोला का कर्व कम होगा ना। क्यों, ऐसा क्यों? सर आई मीन उसका ये सी स्क्वायर कांस्टेंट बढ़ जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा वो, तो कर्व कम करेगा ना हाइपरबोला। हाँ मतलब अच्छा ये वाले कर्व की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ सेकंड मैक्सिमा। इतने रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए फॉर योर जेई मेंस। ये सिर्फ फ्रिंजेस की शेप याद रखिएगा कि एक केस में सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है, एक केस में कैसी बनती है, हाइपरबोला। थिन फिल्म इंटरफेरेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या आप कर पाएंगे? यस सर बिल्कुल। बोलिए हाँ या ना। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान सुनना, मैं सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, पहली बात तो आना नहीं चाहिए, बट मान लो आ जाए, ये एक फिल्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और ये इस फिल्म के नीचे एयर नहीं है, इस फिल्म के नीचे एक दूसरा मीडियम है, मान लीजिए दिस इज म्यू1, दिस इज म्यू2, दिस इज ग्रेटर देन म्यू1, और ऊपर एयर है। ऊपर क्या है भैया? एयर है। आराम से सोचिए और सोच के बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि इस फिल्म की थिकनेस टी है, यहां से एक लाइट ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, यहां पे रिफ्लेक्ट हुई थी, और यहां पे फिर से ऐसे करके बाहर चली गई। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज, क्या रिफ्लेक्टेड लाइट के इंटरफेरेंस में हम लोग सेम रिजल्ट यूज कर सकते हैं? यस सर। I think you can take mu relative and use the same result. कैन बी? यस सर एयर में ऊपर। नहीं सर, डिविएशन अलग हो जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब आपने नॉर्मल पाथ डिफरेंस आपने क्या किया था, डिराइव किया था, Yeah, the तो आप reflection का इसमें lambda. लैम्डा बाई, इसमें लैम्डा बाई 2 जोड़ा था, इसमें लैम्डा बाई 2 नहीं जोड़ा था। समझ आ रही है बात? Yeah. Now see, ये रिफ्लेक्शन क्या रेयर डेंसर है? Yes. यस सर। क्या ये रिफ्लेक्शन भी रेयर डेंसर है? Yes. यस सर। लैम्डा बाई 2 इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. Yes. यस तो सर। रिजल्ट बेटा डेल्टा एक्स चेंज आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो एडवांस के पेपर में हो सकता है वो इस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म कर दे, तो इसमें वो रिजल्ट्स मत लगा देना उठा के जो आपने ड्राइव करे। फिर आप क्या करोगे, इसका डेल्टा एक्स लिखोगे बकायदा, या आपको लिखना सिखाया गया है कि देखोगे इसमें कितना एक्स्ट्रा पाथ है, इसमें कितना एक्स्ट्रा पाथ है, देन यू विल सबट्रैक्ट इट, यू विल राइट डाउन द डेल्टा एक्स एंड देन इक्वेट इट टू n lambda फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड 2n-1 lambda by 2 फॉर डार्क फ्रिंज। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. डेल्टा एक्स विल बी डिफरेंट इन दिस केस। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यहाँ पर भी lambda by 2 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या जोड़ना पड़ेगा? लैम्डा बाय 2। बोलो कोई दिक्कत? This is at the second boundary. It looks like the rays bending away from the normal, but if the next medium is denser, it should bend towards the normal, no? हाँ वो बेटा सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा बना दिया। यू आर करेक्ट, इफ इट इज डेंसर इट विल डेफिनेटली बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल फॉर श्योर। मतलब ये ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो इसका ध्यान रखोगे ना बेटा कि इसमें लैम्डा बाई 2 दोनों में जुड़ेगा, पक्की बात है? यस सर। तो बी वेरी कॉशियस इफ यू आर डीलिंग विद एनी सच प्रॉब्लम। हालांकि आई एम श्योर कि आपके मॉड्यूल में या एचसीवी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिया होगा। दिया है क्या? आई डोंट थिंक सो। टीएफआई के किसी ने क्वेश्चंस रिटर्न करे हैं तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस मिले आपको उसमें? So not in HCV. नॉट इन एचसीवी। मॉड्यूल में भी बहुत ही मतलब घटिया सवाल है, एक या दो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें सीधे सीधे थिकनेस पूछी हुई है नियर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, बट एडवांस में ऐसा आ सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा एक्स स्टार्टिंग से लिख के आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। सो फार सो गुड, बहुत रेयर थी, बट मैं आपको बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कि अगर बहुत गंदा क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बनाया जा सकता है। हालांकि अगर आप में से किसी ने वेव ऑप्टिक्स के PYQs अभी अटेम्प्ट करके देखे होंगे, मैंने आपको पिछले बार भी बोल दिया था कि आप कर सकते हो। इफ एनीबडी ऑफ यू हैज ट्राइड, हैज एनीबडी ट्राइड?
PYQs? किसी ने भी ट्राई नहीं किया अभी तक PYQs? प्लीज बेटा आज की क्लास के बाद PYQs अटेम्प्ट करना, एंड ट्रस्ट मी कि तुम्हें एक सवाल भी ऐसा नहीं मिलेगा वेव ऑप्टिक्स का जो IIT JEE में पूछा गया है जो आपके नोट्स में नहीं हो, जिसका कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में नहीं हो। बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे कि सर मजाक कर रहे हैं क्या, बट आज जाना घर पे देखना, तुम सबके पास प्रीवियस ईयर है। IIT JEE में यह क्वेश्चन तक पूछा गया है कि रेड, ग्रीन और वायलेट लाइट को फ्रिंज विड्थ के ऑर्डर में अरेंज करना है। या IIT का क्वेश्चन है, मेंस का भी नहीं, एडवांस का। Okay. रेड, ग्रीन और वायलेट लाइट को फ्रिंज विड्थ में अरेंज करना है। कर पाएंगे इतना काम? Yeah. तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ, मैंने तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर कर दिया है। मैंने जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे आपको सारे पढ़ा दिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डिफ्रैक्शन, और मैं पहले ही बता देता हूं ये सिर्फ और सिर्फ JEE मेंस और नीट के लिए है। पर दिक्कत वाली बात यह है बेटा कि यहां से JEE मेंस का क्वेश्चन आ जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आ जाता है डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन, राइट? क्या होता है डिफ्रैक्शन, पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। देखिए डिफ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए, चलो मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूं। मान लो ये एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में मैंने ऐसे करके एक होल बना रखा है, सर्कुलर होल, और इस कार्डबोर्ड के सामने ऐसे करके एक स्क्रीन लगा रखी है। यहां से मैंने पैरेलल लाइट फेंक के मारी, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? स्ट्रेट जानी चाहिए और वहां पे सिर्फ होल से ही लाइट। ये जो वो है ओपेक पार्ट है आपका कार्डबोर्ड है, अगर ये इफ दिस इज कार्डबोर्ड एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ये मैक्सिमम लाइट को तो ब्लॉक कर देगा। इस सर्कुलर होल में से जो लाइट पास होगी वो यहां जाके एक सर्कुलर स्पॉट बनानी चाहिए कि नहीं? यस सर। यहां पर एक सर्कुलर स्पॉट बनता हुआ दिखना चाहिए, और दिखता भी है, दिखता भी है, बिल्कुल दिखता है। और इस सर्कुलर स्पॉट के अलावा बाकी रीजन काला दिखेगा, जिसे हम शैडो रीजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? शैडो रीजन। सिर्फ यहां बनेगा। बट अगर तुम इस होल को छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, और इतना छोटा कर दो कि इसका डायमीटर इज नाउ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सपोज इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। और आप इमेजिन करिए कि आपने पिन होल क्रिएट किया, पिन होल, एक पिन लिया, पिन से होल कर दिया, बहुत छोटा सा होल, जिसका डायमीटर किस ऑर्डर का है? अगर ये डायमीटर d, लेट अस से d, if this is comparable to wavelength of light or if this is of the order of the wavelength of light, तो क्या देखने को मिलता है? तो बेटा ऐसा देखने को मिलता है कि इस पूरी स्क्रीन पर लाइट फैल गई। हमें तो ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ एक छोटा सा स्पॉट बनना चाहिए था, जबकि रादर इस पूरी स्क्रीन पर ऐसे करके लाइट फैल जाती है और उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, पर पूरी स्क्रीन पर लाइट मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ये होल बहुत छोटा है तो यहां से जब लाइट ऐसे निकल के आती है तो वो सीधी नहीं जाती, ऐसे करके क्या कर जाती है? फैल जाती है, इसके एजेस के अराउंड बेंड हो जाती है। इसी को डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ डू यू डिफाइन डिफ्रैक्शन, तो आप बोलोगे बेंडिंग ऑफ लाइट around the edges of a slit or obstacle when slit size is comparable to वेवलेंथ ऑफ लाइट into the shadow region। बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि लाइट फैल के शैडो रीजन में चली गई है? Yes, sir. इसी को अपन क्या बोलते हैं? Diffraction. डिफ्रैक्शन। What do you call this? डिफ्रैक्शन।
किसी भी ऑब्स्टेकल्स के चारों तरफ, किसी भी ऑब्स्टेकल्स के एज से जब लाइट ऐसे करके बेंड कर जाती है, ऐसे करके बेंड करती हुई पहुंच जाती है, यहां से लाइट अगर ऐसे बेंड कर गई इनटू दिस रीजन, इसी फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। समझ आई बात? द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों होता है सर? द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों होता है, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ये डी किसके कंपेरेबल हो जाएगा? लैम्डा। इसका एक्सप्लेनेशन अगेन हमें मिलेगा हाइजेंस प्रिंसिपल से। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान से सुनते हैं। इधर देखो, तुमने सब पढ़ा हुआ है, दिमाग लगाओ अपना। मान लो ये एक स्लिट है, ये ओपेक है, ये भी ओपेक है भैया। दिस इज योर स्लिट, और इस स्लिट का जो साइज है डी, दिस इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ। आपने यहां से पैरेलल लाइट फेंक के मारी, चलो सोचो क्या लगता है लाइट कैसे आगे जानी चाहिए? सीधी सीधी आगे जानी चाहिए, रिपल्स में जाएगी, है ना? इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे सीधी सीधी कैसे जा रही है? अगर लाइट ऐसे आ रही है तो इसका मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट्स है उसकी शेप ये है, बोलो हाँ या ना? यस। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब ये वेव फ्रंट यहां पहुंचेगा तो इतना पार्ट वेव फ्रंट का ब्लॉक हो जाएगा, इतना पार्ट वेव फ्रंट का ब्लॉक हो जाएगा। जो वेव फ्रंट इससे पास करेगा वो ये वाला होगा, बोलो यस और नो? और हाइजेन ने बोला था कि आप इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? लाइक। तो मैं इसके हर पॉइंट को किसकी तरह ट्रीट कर लेता हूं? पॉइंट सोर्स की तरह। अगर मैं इसके हर पॉइंट को पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट कर लूं तो ये जो वेव फ्रंट एमिट करेंगे वो स्फेरिकल होंगे। अगर ये स्फेरिकल होंगे तो डू यू अंडरस्टैंड कि सर दिस इज द नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये अगला वेव फ्रंट होगा। फिर इसका हर पॉइंट फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करेगा, ये अगला वेव फ्रंट होगा। ऐसे ही ये अगला वेव फ्रंट होगा, ये अगला वेव फ्रंट हो जाएगा। और लाइट आप देख रहे हो ना वेव फ्रंट्स ऐसे हैं, तो अगर वेव फ्रंट्स ऐसे हैं तो लाइट वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती है। लाइट अगर वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती है तो दैट मींस लाइट ऐसे सीधी सीधी चली जाएगी, जिसे रे ऑप्टिक्स में आपको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के नाम से पढ़ा दिया जाता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दिस इज हाउ लाइट इज ट्रैवलिंग। आप कितने लोगों को खुद से फील आ गई कि सर अगर इसे छोटा कर दोगे तो हमें समझ में आ गया लाइट क्यों फैल जाएगी? आया समझ में? क्यों ऐसा? बाय बाय। क्योंकि वो वेव फ्रंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट से पैरेलल में। तभी वो वेव फ्रंट का जो रेडियस है वो कंपैरेबल हो जाएगा शायद डी के। तो अब इसको समझते हैं। अगर ये ऐसा है भैया, इसकी विड्थ बहुत छोटी है, बहुत छोटी, d इज नाउ कंपेरेबल टू लैम्डा। नाउ फील, ये जो इंसिडेंट लाइट आई, या आप ऐसे बोल लो कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट आए उसका मैक्सिमम पार्ट ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन जो पार्ट आगे जाने वाला है, ये पार्ट, ये वाला वेव फ्रंट का हिस्सा, बाकी वेव फ्रंट ब्लॉक हो गया है, ये बहुत छोटा है, तो आई कैन ट्रीट इट लाइक एज अ पॉइंट सोर्स। और अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसके आगे इसके वेव फ्रंट्स लीनियर होंगे कि स्फेरिकल होंगे? स्फेरिकल। यानी कि यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स एमिट करेगा ये, अगर ये बहुत छोटा है तो, बिकॉज इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ कंबाइंड पॉइंट सोर्स। और अगर ये ऐसे करके वेव फ्रंट्स एमिट करेगा अपने आगे, तो हमने क्या सिखाया था, लाइट कैसे ट्रैवल करती है? पर वेव फ्रंट्स के लाइट ऐसे जाएगी। इसके बाद समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? ये जो लाइट ऐसे करके फैल गई, इसी फिनोमेना को क्या नाम दिया हमने? और इसके लिए क्या जरूरी है कि ये बहुत क्या होना चाहिए? कंपैरेबल टू लैम्डा। इसके कंपैरेबल होना चाहिए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, अगेन इट कम्स फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल। इनफैक्ट लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमेनाज आप हाइजेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज मुझे और बता दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको रे ऑप्टिक्स किसने पढ़ाई थी, आई डोंट नो। तो कई टीचर्स रे ऑप्टिक्स में वो वाला पार्ट छोड़ देते हैं, कई टीचर्स रे ऑप्टिक्स के साथ पढ़ा देते हैं। तो जस्ट लेट मी नो कि आपने जब आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया गया था तो आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट पढ़ाई गई थी? यस सर, पढ़ा दिया है अभी, तभी नहीं पढ़ाया था लेकिन अभी पढ़ा दिया। We only know magnification. No, magnification नहीं, resolving power and resolving ये limit ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स No, sir, no, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं सर, नहीं पढ़ाया था?
No. तो केवल मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन तो बेटा सिंपल हो गया, HI अपॉन HO। रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग लिमिट ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नाम सुना है? नहीं 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 पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है समझ में आता है भैया? बोलो, पक्की बात है? Yes, अब sir. देखो मजे की बात क्या है। मजे की बात यह है कि अगर तुम यहां ले जाके क्या रख दोगे, बोलो क्या रख दोगे? स्क्रीन। तो ऑब्वियसली इस स्क्रीन पे सिर्फ यहां लाइट मिलेगी कि पूरी स्क्रीन पे लाइट मिलेगी? पूरी स्क्रीन पे लाइट में मजे की बात यह है, इस स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनेंगी। क्या बनेंगी? फ्रिंजेस। और यहां से अब आपका दिमाग खराब होना शुरू होगा कि सर YDAC में तो आपकी बात समझ में आ रही थी, YDAC में तक आपने जो बोला आपकी बात हमें समझ में आ रही थी कि भैया YDAC अपरेटस में, अच्छा मैंने कहीं ड्रॉ नहीं किया क्या YDAC अपरेटस? मैं ड्रॉ कर देता हूँ। YDAC अपरेटस तक आपकी बात हमको समझ में आ रही थी क्योंकि वहां पे 2 स्लिट्स थी। तो आपने बोला भाई एक वेव यहां से आई, एक वेव यहां से आई, इनका इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस से कहीं इंटेंसिटी ज्यादा हो गई, कहीं कम हो गई, इसलिए फ्रिंजेस बन गई। जबकि यहां पर 2 स्लिट है कि एक ही स्लिट है? और मैं कह रहा हूं उसके बावजूद स्क्रीन पे क्या बन रहा है? फ्रिंजेस बन रही हैं। वो फ्रिंजेस कैसे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं, वो आपको समझना है। दैट इज योर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ योर डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक चीज मैं और बता देता हूं, आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगर उठा के देखेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जो आपके लेवल की है, चाहे वो NCERT उठा लीजिए, HC वर्मा उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, किसी में भी डिफ्रैक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं दे रखा, बिकॉज वो आपके सिलेबस के स्कोप से सिर्फ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और कंडीशन ऑफ मिनिमा याद करने को दिया हुआ है। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम कंडीशन ऑफ मिनिमा याद कर लोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा। बट अपन कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी मैथ्स लगा के कोशिश करें कि चीजों को समझ सकें। लिमिट्स पढ़ा हुआ है आपने? Yes. यस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पढ़ी हुई है? Yes, sir. हाँ हाँ ये बताओ ये कितना होता है? तो पहले हम देख लें कितना तुमने पढ़ा हुआ है। साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस 2b अप टू साइन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू बी। क्या आता है इसका आंसर? sin nb/2 upon sin b/2 into साइन हाँ, ऑफ AP a formula. plus Sin of alpha plus n minus 1 times beta. साइन ऑफ nb/2 अपॉन upon sin of Sin of b/2 sin of b/2 Sin into alpha sin of plus a a plus n-1 b/2. n minus 1 b/2। b/2 इतना पढ़ा हुआ है ना सबने? यस सर। बहुत अच्छी बात है, फिर तो चीजें आसान लगेंगी तुम्हें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो, हालांकि जो मैथमेटिकल एनालिसिस हम आपको कराएंगे वो आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, बट आई होप आप इतने पढ़े लिखे बच्चे कर सकते, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। पहली बात है टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर मेरे पास ये एक स्लिट है, छोटी सी स्लिट, और मैंने बताया स्लिट के सामने मैं क्या रख दूं? स्क्रीन रख दूं, तो स्क्रीन पर क्या बनती है? फ्रिंजेस। अगर ये स्क्रीन एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखी हुई है, लेट अस से d, दैट मींस डिफ्रैक्शन पैटर्न is studied at a finite distance। यानी कि अगर आप स्क्रीन को एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख के यहाँ पैटर्न स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। और फ्रेस्नेल आप सबको पता है, फ्रेस्नेल साइंटिस्ट का नाम है, बाइप्रिज्म हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर। और अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न इज स्टडीड एट अ फार अवे डिस्टेंस, मतलब डी की वैल्यू क्या टेंड कर जाए? इंफिनिटी। मतलब जहां तुम्हारी स्लिट है, तुमने कहीं बहुत दूर जाके क्या लगा रखी है? स्क्रीन। इसको बोलते हैं फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो है ये। जब आप IIT पहुंच जाएंगे, आई होप अगले साल पहुंच जाए और अगले साल इस साल IIT में बैठे हो, तो जब आप IIT पहुंच जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको एक किताब पढ़नी होती है, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 या अप्लाइड फिजिक्स 2 में आपको ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ये आपको IIT के फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है।
जेई के सिलेबस में सिर्फ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है, दैट्स इट। यानी कि हम ये मानेंगे कि यहां से जो स्क्रीन रखी है वो कहाँ रखी हुई है, बहुत सो फार सो गुड। और आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे मैक्सिमाइज और कैसे मिनिमाइज बन रहा है। तो प्लीज इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या कहता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ये कहता है कि ये आपकी एक स्लिट है और इस स्लिट की विड्थ मान लो कुछ, कितनी मान लो, बी मान लो, ये सेंटर पॉइंट और स्क्रीन कहाँ रखी हुई है, बहुत दूर कहीं। तो यहां से कैसी लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, और हमें पता है एजेस के अबाउट वो क्या करेगी, बेंड करेगी। कोई दिक्कत? तो अब मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन पे कहीं बहुत दूर पॉइंट पे अगर मैं यहां से एक ऐसे एंगल बनाऊं थीटा, और मुझसे कोई कहे कि यहां पर इंटेंसिटी बताओ कितनी होगी, तो इतना तो तुम्हें पता है कि इस थीटा के साथ इंटेंसिटी वेरी कर रही होगी। अभी मैंने समझाया था, स्क्रीन पर जब आपकी सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही हैं, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे जितना नीचे जाएंगे इंटेंसिटी क्या करेगी, वेरी करेगी थीटा के साथ। आपको वही निकालना है कि इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा क्या होगा। एक बार मैंने इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड आउट कर लिया, तो मुझे पता है जहां ये मैक्सिमम हो जाएगी वो मैक्सिमा हो जाएगा, जहां ये मिनिमम हो जाएगी वो मिनिमा हो जाएगा। यही मुझे करना है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस। बोलो, ये बात समझ में आती है? एनी डाउट्स? बोलो बच्चों, कोई डाउट है या बढ़े आगे? बड़ा सर आगे। चलो ध्यान से देखो इधर, इस स्लिट का मैं आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखा रहा हूं। ये इस स्लिट का मैग्नीफाइड व्यू है, 20 की विड्थ है। अब आप समझिए कि हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं फ्रिंज पैटर्न को। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारी स्लिट है, इसको अगेन मैं बहुत सारे किस में डिवाइड कर देता हूं, पॉइंट सोर्सेस में, बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस में। क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि जो भी वेव फ्रंट यहां पहुंचा होगा उसके हर पॉइंट को मैं बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस में डिवाइड कर सकता हूं। छोटी छोटी चीज देखते हुए चलना, मैंने कितने पॉइंट सोर्सेस माने हैं, n पॉइंट सोर्सेस, और किसी भी दो सोर्सेस के बीच की दूरी कितनी मान ली है, स्मॉल डी। ये मान लो तुम्हारे स्क्रीन का क्या है, सेंटर है। यानी कि इसको अगर मैंने नाम दिया S1, तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, S2, दिस इज S3 एंड दिस इज Sn। मैंने स्लिट को बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस में डिवाइड कर दिया। अब अगर ये बहुत सारे पॉइंट सोर्स हैं तो ध्यान सुनो, इस पॉइंट सोर्स से इधर 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 हर जगह लाइट निकल रही होगी, ऐसी S2 से भी हर जगह लाइट निकल रही होगी, लेकिन मुझे इंटेंसिटी कहाँ निकालना है, थीटा एंगल पे निकालना है। तो मैंने S1 से वो वेव ले ली जो कितने एंगल पे जा रही होगी, थीटा एंगल। S2 से वो वेव ले ली जो कितने पे जा रही होगी, S2 से वो वाली जो थीटा पे, S4 से वो वाली, ऐसी Sn से वो वाली जो थीटा एंगल पे जा रही होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हर सोर्स से वो वाली वेव्स ले ली जो थीटा एंगल पे निकल रही हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस इज थीटा, तो मैंने हर सोर्स की वो वेव ले ली जो थीटा एंगल पे निकल रही है। ये सब कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी कि नहीं? इनका एट अ फार ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, और उस इंटरफेरेंस से इंटेंसिटी का चेंज आएगा। यानी कि पहला डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाईडीएसी एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न? वाईडीएसी में कितनी वेव्स का इंटरफेरेंस होता था, दो वेव्स जो अलग अलग स्लिट से आती थी, एक S1 से एक S2 से। रिमेंबर दिस? ये बात समझ में आती है? यहां पर कितनी वेव्स का इंटरफेरेंस होगा, दो का कि n वेव्स का? n वेव्स, वेयर n इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर। कीप दिस इन माइंड, दिस n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो बहुत सारी वेव्स का इंटरफेरेंस होगा, और वो सारी वेव्स अलग अलग स्लिट से नहीं आई हैं, एक ही स्लिट से आई हैं। और क्योंकि ये एक ही स्लिट से आई हैं, तो क्या इन सबका एम्पलीट्यूड सेम, इन सबका इंटेंसिटी सेम है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन सब का इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो ध्यान से देखिए, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मान लीजिए पहली वेव की इक्वेशन मैंने लिखी y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत? दूसरे वाले में इधर देखो, दूसरे वाले में और पहले वाले में इनका पार्ट सेम है कि पार्ट डिफरेंस है? पार्ट डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस है। कैसे निकालोगे पार्ट डिफरेंस? परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। छोटे वाले से इस पे परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। गिरा दूं? हाँ सर। ये एंगल कितना हो गया? 90। अब तुम्हें फील करना पड़ेगा बेटा, जो पार्ट डिफरेंस है वो है ये वाली दूरी। यस और नो? यस सर। कितना है ये? d इंटू साइन थीटा। वेव ऑप्टिक्स याद है? हाँ। या ये फील कराना पड़ेगा? ये बेटा थोड़ा छोटा है तो ये एंगल थीटा है। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर आपको यहाँ नहीं दिखता है तो मैं इसकी बड़ी फिगर यहाँ बना देता हूँ, ऐसी भी क्या बात है। ये लीजिए, ये S1 है और ये क्या है? S2 है। ये वो वेव है जो S1 से जा रही है, ये वो वेव है जो S2 से जा रही है। और कितने एंगल पे जा रही है? थीटा पे। यहां से आपने परपेंडिकुलर गिराया इस पे, क्या यही इनके बीच का पार्ट डिफरेंस है? डेल्टा एक्स। ये डिस्टेंस कितनी मानी आपने दो सोर्सेस के बीच की? डी। ये वाला एंगल कितना हो गया? व्हाट इज डेल्टा एक्स? डी साइन थीटा। ये हमने वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बोलो हाँ या ना? ये किस किस के बीच का पार्ट डिफरेंस है? S1 और S2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड वेव? डी साइन इस थीटा। पहली वेव और दूसरी वेव में फेज डिफरेंस कितना होगा? तो सर जो 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, वो हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू, इसको मैंने 5 बोल दिया। क्या बोल दिया? कितने लोगों को ये बात खुद से दिखती है कि सर जो पाथ डिफरेंस पहली और दूसरी में है, पहली और तीसरी में उसका डबल है? यस सर। कैसे? डी डबल हो रहा है उसमें बस। ऐसे करके जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डिस्टेंस डबल 2D हो होगा, जाएगा। बाकी तो सब कुछ सेम है, तो ये 2d sin थीटा आ जाएगा। यस और नो? यस सर। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव? 2 5, where you must remember that 5 is this much. Yes or no? What is the phase difference between first and fourth? D5. What is the phase difference between first and the last one? -1 n-1। बहुत बढ़िया, इतनी मैथ्स क्लियर है। चलो भाई आगे देखो, ये 512 आ गया, 513 आ गया, 514 आ गया, 515 आ गया। तो पहली वेव की इक्वेशन y1 क्या लिखी? a sin। तो अपने आप बताओ दूसरी वेव की इक्वेशन क्या होगी? a sin omega t plus 1। a sin प्लस 5। बहुत अच्छी बात है। थर्ड वेव की इक्वेशन क्या होगी? A sin omega t plus 2 5। जनरली लिख सकते हैं a sin omega t plus n-1। एग्जैक्टली। तो जो लास्ट वाली वेव होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? A sin omega t plus n-1। a sin omega t plus n-1 into 5। इज दैट क्लियर? नाउ एक और चीज, ये टोटल कितने सोर्सेस थे? n। इस n सोर्सेस की टोटल विड्थ कितनी थी? आपने जो दो सोर्सेस लिए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? तो आई होप आपको साइड बाय साइड एक रिलेशन ये भी समझ में आना चाहिए कि सर n-1 इंटू डी बी के बराबर है। यस। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब एक बात बताओ बेटा, ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये सारी वेव इंटरफेयर कर रही हैं, सबकी मुझे इक्वेशन पता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? y is equal to y1 plus y2 plus so on till y रिजल्टेंट होना चाहिए वो y1 प्लस y2 अप टू yn। y1 कितना आ गया? प्लस 5 प्लस a साइन प्लस 2 5 अप टू। अब आपको समझ में आ गया मैंने आपसे वो सीरीज क्यों पूछी थी? वो सीरीज यहाँ आपको यूज करनी पड़ेगी बेटा। साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस 2b प्लस साइन ए प्लस n-1 b की सीरीज है। क्या रिजल्ट बताया था आपने इसका? जल्दी बताइए मुझे। ए तो कॉमन आ गया, साइन है n5/2 ना, n5/2 upon sin 5/2 5/2 into sin of omega t plus n-1 5/2। n-1 5/2। बोलो यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? नो। अब बेटे एक बात बताओ बेटा, सोच के बताओ,
ये पूरा माल मसाला कांस्टेंट है। Yes, sir. तो ये आपकी रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया कितना, आर। तो देखो ना ध्यान से, बेसिकली रिजल्टेंट वेव क्या हो गई, आर साइन ओमेगा टी प्लस दिस इज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। यस और नो? यस सर। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, आर। सोच के बताइए, हमें रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में इंटरेस्ट है कि इंटेंसिटी में इंटरेस्ट है? Intensity. इंटेंसिटी। कितने लोगों को समझ में आता है सर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी रूट ओवर k इंटू आर स्क्वायर होगी वेर k सम कांस्टेंट? यस यस। आपने वेव्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर Amplitude ऑफ square. Yes, sir. amplitude of the resultant wave. It is some constant into r square. So far so good. Yes. I resultant is equal to k into इसका स्क्वायर करो, A square sine square n pi by 2 upon sine square pi by 2. अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 2। बोलो भैया, क्या यहां तक बात समझ में आती है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनीबडी? बोलो, एनी डाउट्स? हाँ, एक ही सोर्स के हैं। बोलो, यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? जल्दी बताओ। इतना सॉर्टेड है, आगे बढ़ूं? चलिए बताइए, आई रिजल्टेंट कितना आया? K A square sine square n pi by 2 upon sine square pi by 2. चलिए, अब यहाँ पर बेटा थोड़े से मैथमेटिकल अजम्पशंस आपको यूज करने पड़ेंगे, वो देखिए मैं क्या क्या यूज करता हूँ। पाई कितना था? पाई ये लिखा हुआ है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डी साइन थीटा। अगर मैं कह दूं कि थीटा स्मॉल है, अगर मैं कह दूं कि थीटा कैसा है, स्मॉल है, तो क्या मैं ये असम्पशन मान सकता हूं कि फाई भी स्मॉल है? लेकिन लैम्डा स्मॉल थोड़ी होता है लाइट के लिए। क्या बेटा? तो लैम्डा स्मॉल नहीं होगा ना लाइट के लिए। अरे बेटा, ये कंपेरेबल है। अच्छा राइट राइट, हाँ ठीक है। थीटा स्मॉल है तो फाई स्मॉल है, बोलो हाँ या ना? तो इस साइन स्क्वायर 5/2 को आप क्या लिख सकते हो? 5/2. No, no, no. 5/2 या 5/2 का होल स्क्वायर? Yeah, 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2 का होल स्क्वायर। नाउ टेल मी, इसको तो मैंने लिख दिया 5/2 का होल स्क्वायर। सोच के बताओ, कैन आई टेक द सेम असम्पशन हियर आल्सो? No. नो, बिकॉज यहाँ 5/2 n से मल्टीप्लाइड है, n इज अ वेरी लार्ज नंबर दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। यस और नो? Yes. क्या नहीं कर सकते का? इतना कर लिया, इसमें कोई दिक्कत? No. नहीं सर। एक काम करो बेटा, n स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। n स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या बनेगा ऊपर? k a square n square होता है, k a स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन sin square n theta होता है, साइन स्क्वायर n 5/2 n 5/2 on n। अपॉन, ध्यान से देखो, n स्क्वायर इंटू 5/2 का होल स्क्वायर, ये भी तो n 5/2 का होल स्क्वायर ही है। Yes sir. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट, क्या ये पूरा माल मसाला एक कांस्टेंट है? Yes sir. बिल्कुल है सर। इसको हमने नाम क्या दे दिया? I know. और ये जो एंगल अंदर लिखा हुआ है n 5/2, इसको मैंने नाम दिया नया क्या? बीटा। इस बीटा की वैल्यू याद रखेंगे आप। क्या होगी बीटा की वैल्यू? n/2 इंटू 5 क्या है? 2 pi by lambda into delta. 2 पाई बाय लैम्डा इंटू d डी साइन थीटा। कुछ कटेगा पिटेगा? कितना आएगा? n by d sin theta by lambda. n पाई डी साइन थीटा बाई लैम्डा। कोई दिक्कत? ये आ गया बीटा। अल्टीमेटली मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आ गई? आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। जब आप कुछ
नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में तो आपको दिया नहीं है, बट अगर आप टेक्स्ट बुक कुछ रशियन टेक्स्ट बुक उठा के देखेंगे तो उसमें फॉर्मूला डायरेक्टली दे रखा होता है। दिस इज हाउ इसको डिराइव किया जाता है अंडर सच अप्रोक्सीमेशन। आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए चीजें कहां से आ रही हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो, कोई डाउट इसमें? एडवांस लेवल तक इसका डेरिवेशन आ सकता है। बेटा एडवांस में आता ही नहीं है डिफ्रैक्शन। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, डिफ्रैक्शन किस में आता है? मेंस एंड नीट। बेटा मेंस के लिए है, बट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों कैसे आया ये पता होना चाहिए कि कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है। सारी वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, उन सारी वेव्स के इंटरफेरेंस से ये रिजल्ट आ रहा है। यहां तक कोई डाउट है? बोलिए। नहीं। चलिए अब एक बात बताइए, बीटा क्या लिखा आपने? आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ जाता है खुद से कि सर n इंटू डी को हटा के आप b लिख सकते हो? हाँ सर, n d by b, yes सर, लिख सकता हूं क्या मैं? yes, कैसे? मैंने तो ये लिखा था n-1 इंटू डी बी के बराबर है। b इज द टोटल विड्थ एंड d इज द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज। बट डू यू अंडरस्टैंड कि n बहुत बड़ा नंबर है तो 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन। तो अगर मैं 1 को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो n इंटू डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्लिट विड्थ। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? जल्दी बताओ बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात है? बोलिए, एनी प्रॉब्लम? एनीबडी, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. Any problem? No, sir. बढ़ सकते हैं आगे? हमने कहा किस स्टेप में क्या किया, एक एक चीज क्लियर है आपको? चलिए देखिए इधर, अब दिमाग लगाइए अपने आप। आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, this is your resultant intensity. Condition of maximum. Condition of maximum. ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पर हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा समझें इस चीज को। ध्यान से सुनिएगा। बीटा कितना है यहाँ से? व्हाट इज बीटा? b by sin theta. पाई बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। चलो बच्चों थोड़ा सा अपने आप दिमाग लगाओ और हमको बताओ, अगर ये तुम्हारा अपैरेटस है और ये तुम्हारा कहीं दूर जाके स्क्रीन है, सेंट्रल पॉइंट जो है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, इसके लिए थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 0। अगर थीटा 0 है तो क्या बीटा 0 है? Yes. अगर थीटा 0 है तो क्या बीटा 0 है? Yes, sir. Yes. बच्चों अगर बीटा 0 है तो क्या ये पूरी लिमिट 1 चली जाएगी? Yes, sir. अरे साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इंटू 0 1 होता है। तो एट सेंटर क्या आएगा? आई। I not. एट सेंटर I is equal to I naught. Is this a maxima or is this a minima? Is this a maxima or is this a minima? मैक्सिमा सर। इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। कितनी इंटेंसिटी होती है इसकी? I not. देखता हूँ मैंने कितना भेजा है। तुम में से कितने लोगों को समझ में आता है कि सर ये जो I बराबर I नॉट वैल्यू है ये सिर्फ सेंटर पे हो सकती है? मतलब ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू 1 सिर्फ तब होगी जब बीटा टेंडिंग टू 0 होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ। इसकी लिमिट हमेशा 1 इसके अलावा कभी नहीं जा सकती, 1 से हमेशा छोटी रहेगी इसकी लिमिट। अगर इसकी लिमिट हमेशा 1 से छोटी रहेगी, इसका मतलब सेंटर के जो बाद वाला मैक्सिमा होगा, क्या उसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट होगी? नहीं। उसकी इंटेंसिटी आई नॉट। दूसरा डिफरेंस बिटवीन वाईडीएसई एंड डिफ्रैक्शन, वाईडीएसई में सारे मैक्सिमास की इंटेंसिटी क्या होती थी? 4 आई नॉट सेम होती थी, जबकि यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट चमकता है आई नॉट के साथ। और जैसे 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 आप सेंट्रल मैक्सिमा से किधर जाते हैं? दूर।
क्या होगा? जैसे जैसे दूर जाओगे क्या होगा? डेंसिटी कम होगा। ये वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? सोच के बताओ। अरे मैं इधर दिखाता हूँ, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ क्या थीटा बढ़ रहा है? थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है तो क्या बीटा बढ़ रहा है? बीटा बढ़ रहा है। तो अगर बीटा बढ़ता चला जाएगा तो ये वैल्यू So you can कम write होगी। the जीरो को Taylor टेंड series करेगा। expansion sin beta. You क्या can write the करेगी? Taylor series expansion for sin beta, and then you'll see x minus x cubed by factorial 3 plus x raised to 5 by factorial 5. So then you'll see that it's always 1 minus something. So you एग्जैक्टली, get 1 minus beta square by factorial 3. So फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी एम आई गोइंग टू गेट आई नॉट? नहीं, नहीं फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या आई नॉट मिलेगी? नहीं मिलेगी। फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी आई नॉट नहीं मिलती है। आई वन जो कि आई नॉट से क्या होती है? कम होती है। सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए, अगेन दिस इज आई नॉट बाई 22 होती है बेटा। सेंटर पे इंटेंसिटी होती है आई नॉट, और पहले मैक्सिमा पे पहुंचते हुए इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? आई नॉट बाई 22, 22 टाइम्स घट जाती है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये पैटर्न स्क्रीन पे बहुत दूर तक दिखता होगा कि बस थोड़ी दूर दिख के फेड अप हो जाता होगा? थोड़ी देर दिख के इसलिए बस सेंटर के आसपास पैटर्न दिखता है, सेंटर से बहुत दूर जाने में पैटर्न, जबकि वाईडीएसी में पूरा पैटर्न बनता है। सेकंड मैक्सिमा के बारे में क्या कहना है आपका? even less. मैक्सिमा की इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लेस देन आई नॉट। इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन, दिस इज आई नॉट बाय 61। So should we remember these values? Not necessarily, this is just for your knowledge. This is how intensity keeps on decreasing. Which is the brightest maxima? Central maxima. Must remember this is the brightest maxima. अभी तक बताइए, जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, आप वाईडीएसी पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में कितने डिफरेंसेस गिना सकते हैं? एक डिफरेंस तो मैं ये गिना सकता हूं कि वाईडीएसी में दो वेव्स का इंटरफेरेंस होता है, वो दोनों अलग अलग सोर्सेस से आती है। यहां पर एक ही सोर्स की, एक ही स्लिट के इनफाइनाइट सोर्सेस की वेव्स का इंटरफेरेंस होता है। दूसरी चीज, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है। यहाँ पर हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं होती। लिमिट सिर्फ वन सेंटर पर रीच करती है, अदरवाइज वन से हमेशा क्या रहती है? छोटी रहती है। इसमें पूरी स्क्रीन, वाईडीएसी में पूरी स्क्रीन पे पैटर्न विजिबल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड मैक्सिमा तक पहुंचते पहुंचते इंटेंसिटी 61 टाइम्स घट चुकी है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। इतना याद रखना। हालांकि जो जेईई मेंस में सवाल आता है, जो आया है हमेशा, वो यहां से आता है बेटा। रुक जा बेटा, ये बता तू फिर पूछ ले। कंडीशन ऑफ मिनिमा, चलो भैया तुम बताओ कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होगी? आई कितना आया है? आई नॉट साइन हाँ भैया, आई जीरो जाएगा। मिनिमा का मतलब मुझे इंटेंसिटी कितनी करनी है? इंटेंसिटी जीरो करने का मतलब साइन बीटा बाय बीटा जीरो। इंटेंसिटी जीरो करने के लिए साइन बीटा कितना होना चाहिए? जीरो। बीटा कितना होना चाहिए? एम पाई। एन यूज नहीं किया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कैपिटल और स्मॉल एन से। बीटा किसके बराबर होना चाहिए? एम पाई। बीटा आपने निकाला था, कुछ तो निकाला था, क्या निकाला था बीटा? 2 पाई बाय लैम्डा डी साइन थीटा, पाई बी साइन थीटा बाई लैम्डा। तो बीटा आपने निकाला था पाई बी साइन थीटा बाई लैम्डा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? एम पाई। पाई से पाई कट गया, यहां से बी साइन थीटा कितना आ गया? एम लैम्डा। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। माइंड इट, एम की वैल्यू कहां से डालेंगे? जीरो से क्यों डालेंगे? 1 से 1 जीरो से क्यों नहीं डाल सकते? because then it becomes 1. The limit becomes जीरो डाल दूंगा तो साइन थीटा जीरो, मतलब थीटा जीरो मतलब सेंटर की बात हो रही है, विच इज नॉट अ मिनिमा पॉइंट, दैट इज अ मैक्सिमा पॉइंट। तो याद रखना इसमें m की वैल्यू 1 से डालते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। स्क्रीन पर यहां मिनिमा बनेगा। अब एक बात बताओ, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होगी? m is equal to 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, पक्की बात है? क्या मैं ऐसा लैम्डा बाई, अच्छा हाँ सॉरी, लैम्डा बाई बी आएगा।
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा? अप्रोक्सीमेटली कैन आई से दैट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई बी? आपने पूरे डेरिवेशन में कहीं एक जगह अजम्पशन लिया था बेटा, थीटा, और यहाँ हम वैसे भी अजम्पशन ले सकते हैं थीटा स्मॉल। क्यों? The whole is अभी small. आपको पता है जब थीटा बहुत बड़ा हो जाएगा वहां तक तो पैटर्न की इंटेंसिटी बचेगी नहीं। जितने रीजन में पैटर्न दिखता है उसकी थीटा स्मॉल ही होता है, सेंट्रल फ्रिंज के आसपास ही पैटर्न दिखता है, दूर तक जाते जाते इंटेंसिटी घट जाती है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए थीटा ये बोल सकते हैं, सेकंड मिनिमा के लिए सेकंड मिनिमा बनेगा कहां पर? 2 लैम्डा बाई, ये पोजीशन आ गई सेकंड मिनिमा। कोई दिक्कत? पक्की बात है? एनी डाउट है? बोलो, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है बच्चों? No, sir. पक्की बात है? अरे पक्की बात है? हाँ सर। आप सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है? फर्स्ट मिनिमा के लिए आपने एम कितना डाला? फर्स्ट मिनिमा के लिए एम कितना डाला? 1। तो बी साइन थीटा कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। ये फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है। चलो इधर देखो, एनसीईआरटी क्या कहती है ना? एनसीईआरटी में इस चीज को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एनसीईआरटी सेज। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन कहीं नहीं दिया रखा है कि कैसे मैक्सिमम बन रहा है, कैसे मिनिमम। उन्होंने बहुत ही एनालिटिकल डेरिवेशन दिया है कि एक बात बताइए, ये आपकी स्लिट का मैग्नीफाइड व्यू है, ये दूरी कितनी थी? बी। और मैंने आपको बताया था कि आप इस पूरी स्लिट को बहुत सारे सोर्सेज में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। एक नंबर मान लो, एक नंबर मान लो, मान लो मैंने इस पूरी स्लिट को 100 सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, यानी कि मेरा जो कैपिटल एन है वो कितना है? 100। कोई दिक्कत? दिस इज S1, S2, S3, S4, S5। अच्छा, इंटरफेरेंस इसमें से 2 वेव्स का होना है कि सारी वेव्स का होना है? सारी वेव्स का होना है। समझ आ रही बात? तो देखो एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करती है। एनसीईआरटी ये कहती है कि भैया एक काम करो, इस स्लिट को 2 पार्ट में तोड़ लो। इसको क्या बोल दो? और इसको भी क्या बोल दो? b/2। और ये एंगल कितना है? थीटा। अब आप एक काम करिए, एक सोर्स ले लीजिए ऊपर से और एक सोर्स क्या ले लीजिए? लेट मी से मैंने क्या लिया? S1 और S51। यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, कोई मुझे बता सकता है S1 और S51 में कितना पार्ट डिफरेंस होगा? 50D। S1 और S51 इनके बीच की दूरी कितनी है? b/2। तो जो वेव यहां से जाएगी और जो वेव यहां से जाएगी, इनके बीच का कितना पार्ट डिफरेंस होगा? b/2 sin थीटा। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? बोलो यस और नो। चलो बताओ, फॉर फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमम बना रहे हो ना? मिनिमम बनाने का क्या मतलब है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। बताइए, सोच के बताइए, अगर मुझे पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? सोच के बताओ जल्दी से। पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यार, λ/2। अरे मिनिमा की कंडीशन क्या होती थी? 2n - 1 λ/2। पहला मिनिमा मतलब पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब n बराबर 1 डालोगे। तो क्या ये b/2 sin थीटा इज λ/2 λ/2 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो यस और नो। Yes. तो क्या 2 से 2 कट के क्या आया? b sin थीटा शुड बी इक्वल टू, दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फॉर द फर्स्ट मिनिमा जो हमने डायरेक्ट किया है। क्या यहां से भी यही आ रहा है? अगर आप इसमें m1 डालेंगे तो हमारी भी कंडीशन मिनिमा की यही आ रही है।
बी साइन थीटा बराबर लैम्डा। बोलो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अभी आपका एक डाउट हो सकता है, जो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में हो, आई वांट ए आंसर आप खुद से दें। आप कहेंगे सर आपने सारी वेव्स का इंटरफेरेंस थोड़ी स्टडी किया, आपने 100 वेव्स का इंटरफेरेंस स्टडी नहीं किया। आपने तो जो जिन 2 वेव्स का इंटरफेरेंस स्टडी किया है वो एक कहां से आ रही है और एक कहां से आ रही है, इन दोनों का मिला के क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। यानी कि इन दोनों की इंटेंसिटी मिलकर नलिफाई हो गई है। बोलो बात समझ में आती है? हमने फिर अंडरस्टैंड किया, अगर इन दोनों की नलिफाई हो गई तो सबकी नलिफाई हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि S2 वाला S52 के साथ नलिफाई हो जाएगा। और Exactly. अगर S1 और S51 में b/2 का सेपरेशन है, तो जो इसका दूसरा है और जो इसका दूसरा है S2 और S52, इनके बीच में भी सेपरेशन कितना होगा, b/2। तो उनका पाथ डिफरेंस भी b/2 sin थीटा होगा, यानी कि वो भी लैम्डा के बराबर आ जाएगा, λ/2 के। यानी कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो ये भी कैंसिल कर जाएंगे, 3rd और 53 भी कैंसिल कर जाएंगे। ऐसे 50th वाला किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सारी इंटेंसिटीज कैंसिल हो जाएंगी और प्योर मिनिमा आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? डिड यू गेट दिस और नॉट? इनफाइनाइट डिस्टेंस है ना बेटा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। हाँ बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं, आप बताओ क्या आप इसी लॉजिक से सेकंड मिनिमा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाउ विल यू एक्सप्लेन सेकंड मिनिमा? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हमने जो डेरिवेशन किया है इसके हिसाब से सेकंड मिनिमा की कंडीशन क्या आनी चाहिए? λ/b। b sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा, ये कंडीशन आनी चाहिए। क्या अब आप इस एनसीईआरटी के लॉजिक से 4 में डिवाइड कर देंगे b को। एग्जैक्टली इस बार हमने 2 में डिवाइड किया था, अब अपन किस में डिवाइड कर देंगे, 4 में डिवाइड कर देंगे। 4 में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो फटाफट से देख लो यार। ये तुम्हारी स्लिट है, ये सेंटर है, S1 और S26 को करेंगे। एग्जैक्टली S1 S26 S51 और S76, इनके बीच में क्या क्या दूरी होगी, b/4, इनके बीच में भी b/4। चलो बताओ इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, b/4 sin थीटा। पक्की बात है। मिनिमा के लिए किसके बराबर हो जाना चाहिए, λ/2 के बराबर। तो यहाँ से b sin थीटा कितना आ गया, 2 लैम्डा। इसका मतलब अगर इन दोनों की इंटेंसिटीज कैंसिल आउट कर रही हैं तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऊपर का ये फर्स्ट क्वार्टर नीचे के फर्स्ट क्वार्टर को लेकर डूब जाएगा, यहाँ फर्स्ट क्वार्टर इसको लेकर डूब जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सब कुछ नलिफाई होके मिनिमा बन जाएगा। तो कुल मिला के कंडीशन आ जाएगी b sin थीटा बराबर 2 लैम्डा। इसी तरह से अगर मुझे थर्ड मिनिमा एक्सप्लेन करना होगा तो मैं इसे कितने पार्ट में तोड़ूंगा, 6 पार्ट में तोड़ दूंगा। 6 पार्ट में तोड़ दूंगा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ सर b/6 के 6 पार्ट में तोड़ दूंगा। इस तरीके से एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है एनालिटिकली कि मिनिमा ऐसे बन रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज आपको बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं। इसमें कोई डाउट है? बोलो कोई दिक्कत? एनीबडी, एनी डाउट्स? बोलो बेटा। नो सर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है। ये सेंटर पॉइंट है। चलो भैया जो जो तुमने पढ़ा वो हमको बताओ, तुमको फाइनली पैटर्न की ब्यूटी अपने आप दिख जाएगी। यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, I0। कैन यू टेल मी फर्स्ट मिनिमा कहां बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा थीटा इक्वल टू λ/b। थीटा इक्वल टू λ/b। थीटा इक्वल टू λ/b ऊपर और थीटा इक्वल टू λ/b नीचे। बोलिए यस और नो। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? यहां से मैं इसको मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं थीटा इज इक्वल टू
लैम्डा बाई डी एंड दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू लैम्डा बाई वी। ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। और ये क्या है? फर्स्ट मिनिमा। ओके, सेकंड मिनिमा कहाँ बन रहा होगा? सेकंड मिनिमा की वैल्यू क्या 2 थीटा हो जाएगी? दिस इज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 2 लैम्डा बाई बी। इज दिस योर सेकंड मिनिमा? बोलो, इज दिस योर सेकंड मिनिमा? नीचे बोलो। यहां पर सेकंड मिनिमा आएगा। ये एंगल 2 लैम्डा अपॉन बी। कोई दिक्कत वाली बात है? चलो भाई ध्यान से देखो और देख के बताओ। ये विजुलाइज करना है, इसके बाद डिफ्रैक्शन खत्म। यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा? फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच। ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ होगा? दोनों के बीच में। Between first and second. इन दोनों के बीच में होगा। यस यस। फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में यहाँ पर भी होगा नीचे कहीं। Yeah. हाँ ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन बना दी है क्या? अच्छा नहीं, तो फिर मुझे ना उधर ही बनाना चाहिए ताकि सिमेट्रिक रहे फिगर। Okay, so this is your second minima. This is your second minima, and theta is equal to 2 lambda by b. Okay, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? यहाँ इंटेंसिटी, यहाँ 0। तो देखो पैटर्न कैसा दिखेगा। See how the pattern will look like. यहाँ इंटेंसिटी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर कुछ समझ में आया? बोलो भाई, कुछ समझ में आया? यहाँ इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। यहाँ इंटेंसिटी कितनी है फर्स्ट मैक्सिमा पे? I naught by 20. आई नॉट अपॉन 22 बहुत ज्यादा कट चुकी है। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा होगा बच्चों? बोलो हाँ या ना? हाँ बिल्कुल होगा। यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट बाय 22। अगला वाला मैक्सिमा दिखाऊं क्या? वो ऐसा आएगा, वो तो दिखता भी नहीं है। दूसरा वाला तो दिखता भी नहीं है, लेकिन अगर देखोगे तो ये पीक खत्म होती चली जाएगी और दूर चले जाओगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। लाइट पे कंप्लीट मिनिमा ही मिनिमा होगा, बस इतने पार्ट में डिफ्रैक्शन का पैटर्न दिखता है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब जो मैंने आपके सामने इतना सुंदर सा चित्र बनाया है, इस चित्र को देख के मुझे बताइए कि क्या YDSC और इसके बीच में आपको कोई एक नया डिफरेंस दिखा? There's no fringe. क्या दिखा? अगर आपको नहीं याद है, मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। ये सेंट्रल मैक्सिमा होता था, ये क्या होता था? डी लैम्डा अपॉन 2d। दिस इज माइनस का डी लैम्डा अपॉन 2d, डी लैम्डा अपॉन डी, एंड दिस इज डी लैम्डा बाई डी। बस इतना बहुत है समझने के लिए। यहाँ मिनिमम